मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका एनटी का एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस हम देखेंगे डिटेल में। उसके अलावा हम थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरह से उस सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, किस तरह से आप ज़्यादा मार्क्स गेट कर सकते हो कम टाइम में प्रिपेयर करके। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में। इस जो पेपर आपका फर्स्ट होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके। ये जो 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के रहेंगे। तो जो एक क्वेश्चन है आपका वो 2 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। उसमें से जितने आपके मार्क्स आएंगे, पेपर सेकंड में जितने आपके मार्क्स रहेंगे, दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इस पेपर में क्या होता है, एक पेपर फर्स्ट होता है जिसमें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड और ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। कंप्यूटर नॉलेज, आईसीटी, हायर एजुकेशन, इस तरह की चीज़ें चेक की जाती है। अब इसमें होता है पेपर फर्स्ट इसका। पेपर सेकंड ये रहता है जिसमें आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, उसका आपका पेपर सेकंड रहता है। ये बेसिकली जो सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के रहते हैं उनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो यूजीसी कराता है। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो आपका जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो सीएसआईआर कराएगा। ठीक है जी। पेपर सेकंड में आप वो लोगे जो आपका मास्टर डिग्री में स्पेशलाइजेशन, आप जी किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, साइकोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से, मैथमेटिक्स वाले दोनों जगह जा सकते हैं। अब इसमें बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें रहती है 30। अगर आप जनरल में आते हैं तो 30 तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी में आओगे तो आप 32 तक अप्लाई करोगे और एससी में, एसटी में आओगे तो 35 तक अप्लाई करोगे। फिर अगर आप हैंडीकैप में आते हो, फिर फर्दर ओबीसी और एसटी एससी में आते हो, उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन आपका मिल जाएगा। फिर इसका फ़ायदा क्या है एग्ज़ाम करने का? अगर आपने एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया और आपका खाली नेट होता है तो आप कहीं भी जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे पोस्टें निकली हुई हैं किसी स्टेट डिपार्टमेंट में। यानी जैसे मान लो यूपीपीसीएससी ने निकाली हैं, हरियाणा ने निकाली, यानी एचपीएससी ने निकाली हैं, आरपीएससी ने निकाली हैं। जो भी स्टेट जब कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकालता है तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैंडेटरी किया हुआ है यूजीसी ने। उसके अलावा अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में टीच करना चाहते हो प्राइवेटली, तो किसी कॉलेज में प्राइवेट टीच करना चाहते हो गेस्ट वगैरह पे, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है जी। फिर आता है जेआरएफ। अब जेआरएफ से क्या फ़ायदा होगा? अगर आपके पास जेआरएफ है तो पहले जो जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनका जेआरएफ रहता है और जिनके उनसे कम मार्क्स रहते हैं उनका नेट रहता है। अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपका नेट भी एज वेल एज है। तो जेआरएफ में आपको एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में क्या होता है, आप कहीं एग्ज़ाम फॉर्म निकले हैं, मतलब कहीं पे रिक्रूटमेंट फॉर्म निकले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो तो अप्लाई कर ही सकते हो। अगर आप रिसर्च में जाते हो तो आप रिसर्च फील्ड में जाते हो, एमफिल पीएचडी करते हो तो वहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगी जो आज के टाइम पे अराउंड 30,000 प्लस है। ठीक है जी। हमें कंटेंजेंसी वगैरह और सारी चीज़ें मिलती हैं। ये नहीं है कि जो नेट के बच्चे उनको फेलोशिप नहीं मिलती। कई कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं अगर आपके पास नेट है तो भी आपको फेलोशिप मिल जाती है, बस उसमें अमाउंट थोड़ा सा कम रहता है। और एक बात और है, अगर आपने नेट कर रखा है तो कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं वो मांगते हैं कि अगर आपने कहीं पीएचडी में एडमिशन ले रखा है, एमफिल में एडमिशन ले रखा है और आपके पास नेट है तो आप हमें भेजिए। यूजीसी के अलावा बहुत से, जैसे सोशल जस्टिस वाला है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, अलग अलग संस्थाएं रहती हैं, वहाँ पे मतलब कम से कम सैकड़ों ऐसी संस्थाएं होंगी जो फेलोशिप आपको प्रोवाइड कराती है ऑन द बेसिस ऑफ नेट। ठीक है जी। बस आपको सर्च करना पड़ता है कि हाँ कि इन्होंने कब फॉर्म निकाले हैं, कहाँ मांगे हैं। आरडीओ भी निकालता है, मतलब कोई कोई मतलब 10 वैकेंसी निकालता है, कोई 5 वैकेंसी निकालता है, वहाँ पे आपको पता करना पड़ता है। अब ये एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए? अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं मास्टर डिग्री में तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हो तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप मास्टर डिग्री में अपीयरिंग में हो तो भी ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये है, अगर आप
इसमें SC/ST में आते हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिएंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके अलावा इसमें पेपर फर्स्ट में क्या रहता है, पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट रहती है। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट रहती हैं, पर एक हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 × 5 आपके 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स करेगा, तो टोटल आपके 100 मार्क्स बनेंगे। उसमें से जितने आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पे आपकी जब इसकी फाइनल वो कट ऑफ बनेगी तो उसमें आपका नंबर आएगा। अभी बात आती है कि इसके लिए बुक्स कौन सी रेफ़र करें। बुक की अगर हम इसमें बात करें बुक्स की, तो आप कोई भी एक बुक लेके आ सकते हो जो आपको सही लगे। मैंने एक बुक का रिव्यू किया था जो UGC नेट की थी, KVS मदान की, और उसके अलावा अरिहंत की भी आती है और पियर्सन की भी आती है। अलग अलग पब्लिकेशन की आती हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लाके उससे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। कोई ऐसा खास हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसी बुक पे स्टिक करना। जो बुक आपको ईजी लगे, जो अच्छी लगे, आप उस बुक को ला सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न रहता है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस करा देता हूँ, ताकि ये वाला सिलेबस जो पेपर फर्स्ट का है डिटेल में बता देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिट है, आपको किस किस तरह से तैयार करनी है। तो चलो देखते हैं क्या करके सर। तो जो सिलेबस जो रहता है हमारा, जो UGC ने जो सिलेबस दे रखा है, तो इस सब्जेक्ट जो पेपर 1 होता है इसका नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और जो इस पेपर का कोड रहता है वो 00 रहता है। इस पेपर में आपकी 10 यूनिट रहती हैं। जैसे ये आपको मैं दिखा देता हूँ। पहली जो यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की रहेगी, दूसरी यूनिट आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की रहेगी, तीसरी जो यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन की रहेगी, फोर्थ यूनिट कम्युनिकेशन की रहेगी, फिफ्थ यूनिट जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड की, और जो सिक्स्थ यूनिट लॉजिकल रीजनिंग, और सेवन्थ जो यूनिट है वो डेटा इंटरप्रिटेशन की है, एट्थ जो यूनिट है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, नाइन्थ जो यूनिट है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की, 10th जो यूनिट है वो है आपकी हायर एजुकेशन की। अब ये यहाँ पे नोट में बोलता है 5 क्वेश्चन ईच कैरी 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम द ईच मॉड्यूल। हर मॉड्यूल से, मतलब हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, ये है आपका। अब शुरू करते हैं हम एक एक यूनिट करके। जो फर्स्ट हमारे पास जो यूनिट आती है वो आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका क्या आएगा? सबसे पहले अगर आप मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या टीचर बनना चाहते हो, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए टीचिंग होता क्या है, टीचिंग के लिए एप्टीट्यूड की किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें आपका आएगा टीचिंग क्या होती है, उसकी कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, फिर मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, करैक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्निंग करैक्टर्स। फिर ये तो हो गया टीचर के लिए। फिर जो वहाँ पे स्टूडेंट होंगे, लर्नर जो होंगे, उनकी क्या विशेषताएं होंगी, करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, और जो उनमें कुछ तो जो एडोलसेंट होते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आते हैं जो बच्चे, वो फिर जो एडल्ट लर्नर होते हैं, जो बाद में के जो प्रौढ़ जो लर्नर होते हैं, वो जिनका एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये थोड़ी सी थ्योरी रहती है साइकोलॉजिकल टाइप की, वे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर उसके बाद आता है इनके पास फैक्टर अफेक्टिंग रिलेटेड टू टीचिंग, और टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, लर्नर, इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। फिर आता है मेथड ऑफ टीचिंग, कि भाई टीचिंग के हायर एजुकेशन में कौन कौन से मेथड रहते हैं। मूक जो रहता है एक, वो होता है स्वयं जो होता है, स्वयं प्रभा जो रहता है ये। फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ICT, एजुकेशनल, और इसके एलिमेंट क्या रहते हैं बेसिकली। अब कुल मिला के बात ये आती है हमारे पास, जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट रहती है उसमें आपको एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आप टीच करने जाते हो तो आप स्टूडेंट को किस तरह से टीच करोगे। बस इसमें अगर आप इस यूनिट को नहीं पढ़ोगे, अगर इसमें से 5 क्वेश्चन आए हैं तो भी आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में एक बेसिक थ्योरी है तो, कि एक आइडियल पर्सन टीचिंग के टाइम पे क्या करेगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें कि आप बच्चों को पनिश करोगे, क्या करोगे, तो एक आप क्या सोचते हो वो मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है कि उस टाइम पे एक आइडियल आदमी, एक आइडियल टीचर क्या करेगा। तो वो उस हिसाब से अगर आप आंसर लगाओगे तो आप
बिना पढ़े भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का काम चल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसमें, जैसे क्या है, मूक क्या है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, और कुछ थ्योरीज इसमें रहती हैं उनका आपको ये आप कम से कम 5-7 या 5-10 पेज के इसके नोट्स बना लोगे तो आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको इसके वीडियोस देखने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के इस सारे सिलेबस के, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैंने पूरे इस पेपर फर्स्ट के वीडियोस बना रखे हैं, आप उस पर जाके देख सकते हो। फिर आता है हमारे पास रिसर्च एप्टीट्यूड। एक जो बच्चा फाइनल ईयर में है, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसे रिसर्च के बारे में पता होगा, क्योंकि ये जो यूनिट है ये थोड़ी सी कच्ची रहती है बच्चों की, क्योंकि रिसर्च का जो बेसिकली काम शुरू होता है वो एमफिल से शुरू होता है मोस्ट ऑफ टाइम। और उसमें क्या है, बट जो नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है उसमें उम्मीद की जाती है बच्चा रिसर्च के लिए जाएगा तो उसको रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए रिसर्च क्या होती है, टाइप क्या होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसमें अप्रोचेज़ क्या रहती हैं, रिसर्च के मेथड क्या रहेंगे और स्टेप क्या रहेंगे रिसर्च के। और जब आप मान लो एमफिल में हो, पीएचडी में हो, थीसिस लिखोगे तो उसका फॉर्मेट और स्टाइल क्या रहेगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी क्या रहेंगी, रिसर्च जब कोई बंदा करता है तो उसके एथिक्स क्या होंगे, रिसर्च के एथिक्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इस यूनिट में क्या है, इस यूनिट में बेसिकली यही है कि अगर एज ए रिसर्चर आप कहीं जाओगे तो आपको पता होना चाहिए रिसर्च में क्या होता है। तो ये यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको कर सकते हो। कंप्रीहेंशन का ये है, कंप्रीहेंशन इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं आता, 5 क्वेश्चन आते हैं कंप्रीहेंशन के। तो 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्रीहेंशन के, तो आप इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, जो पीछे जितने कंप्रीहेंशन आ रखे हैं आप उनको सोल्व करते जाएं। और 1-2 तरह के क्वेश्चन की सेंट्रल आइडिया क्या है उसका, जो पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्या है, ऑथर क्या कहना चाहता है, बस इस तरह के 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा आपका। ठीक है जी, 15 नंबर हो गए। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये रहता है, मान लो कोई, ये यूनिट इसमें ऐड क्यों की गई, ये यूनिट इसलिए ऐड की गई, मान लो टीचर है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, अगर अच्छी नहीं है तो वो उन चीज़ों को पढ़े, फिर उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको समझे, ताकि उसका कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो बढ़े, ताकि वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। तो इसलिए इसमें ये यूनिट ऐड की गई है। तो कम्युनिकेशन में क्या आएगा, कम्युनिकेशन का मीनिंग है, करैक्टरिस्टिक्स हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से होगा। मान लो टीचर है जो अपने स्टूडेंट के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करेगा, उसके लिए वर्बल, नॉन वर्बल, और किस तरह से उसे इंटरकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशन करना है, क्लासरूम कम्युनिकेशन करना है, वो सारी चीज़ें मान लो। और कम्युनिकेशन में क्या बैरियर आते हैं उनको वो कैसे दूर करेगा, मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये रहता है इसका कम्युनिकेशन का। फिर आता है जी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड में इसमें क्या रहता है, इसमें देखा जाता है कि बच्चे को थोड़ी बहुत मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड उसका कैसा है, उसको थोड़ी सी एनालिटिकल नॉलेज है या नहीं है। वो मान लो कोई मैथ की या रीजनिंग की छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई किसी भी क्वेश्चन में, वो तो आप किसी भी सब्जेक्ट में जाओगे वो हर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आ जाती है, वो कर पाता है नहीं कर पाता है टीचिंग में, तो इसलिए ये यूनिट ऐड की गई है। तो इसमें बेसिक तो ये टाइप ऑफ रीजनिंग, ये तो थ्योरेटिकल है, इसको पढ़ लोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है। फिर आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के क्वेश्चन, लेटर सीरीज की क्वेश्चन, कोड के और रिलेशनशिप्स, फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। फिर आता है जी आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या रहता है, अब मान लो कई बार मैथमेटिकल चीज़ें नहीं आई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, जहाँ पे आपको लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी किसी टीचर को, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर है, कोई रिसर्चर है, सीनियर रिसर्चर है, कहीं पे जाता है, उसको लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किस तरह से करेगा, तो वो ये थोड़ा सा उसको बेसिक पता होना चाहिए। तो उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं वेन डायग्राम से और उससे मूड और फिगर से, इसमें इवेल्युएटिंग करते हैं। ये इसमें कुछ तरह के जैसे इंडियन लॉजिक ये रहते हैं कि भाई उसका रिलेशनशिप चेक करते हैं हम कि उसने उस पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए बोला उसका क्या रिलेशन है। वेन डायग्राम में देखेंगे कि अगर टेबल्स ये हैं, चेयर्स ये हैं, इस तरह के इसमें क्वेश्चंस आपके रहते हैं। इसमें परसेप्शंस डिपेंड करती है आपकी इन चीज़ों पे ना। तो फिर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, या तो कोई चार्ट आ जाएगा या
कोई बार चार्ट आ जाएगा, हिस्टोग्राम आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा, टेबल आ जाएगी, कुछ भी आ सकता है। उसमें से आपको बिल्कुल आसान आएगा 5 नंबर का, एक ये फ्री के 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। इसमें मान लो बार बार से आगे क्वेश्चन, या फिर कोई आपको हिस्टोग्राम दे दिया, पाई चार्ट दे दिया, उसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। मान लो आप बार चार्ट कर रहे हो, पाई चार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप डायग्राम में देख लो वो किस किस के बारे में पूछ रहा है। दूसरा ये है, जो चीज़ आपने उसने पूछ लिया और आप कैलकुलेशन कर रहे हो, मान लो क्वेश्चन फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन की थी, आप उसे रफ ना रखें, मिटाएं नहीं, उसको रखें, क्योंकि वो आगे के 1-2 क्वेश्चन में ज़रूर काम आ जाती है। इसमें ऐसा रहता है, ठीक है जी। फिर आती है हमारे पास 8 यूनिट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या रहता है, इसमें बेसिकली चेक किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन के जो आज के टाइम पे जो मोड हैं वो किस तरह से अच्छे वे में टीचिंग में यूज हो सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम देखें, कोरोना है तो सब ऑनलाइन टीच कर रहे हैं, टीचर्स को भी ऑर्डर मिले हुए हैं कि आप बच्चों को ऑनलाइन टीच करो, रिजल्ट ऑनलाइन बताओ। तो जो लेटेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो उनको किस तरह से बेटर यूज किया जा सकता है, ये चीज़ इसमें वो बताएगा। तो लेकिन बस इसमें बेसिक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, एब्रीविएशंस वगैरह और डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन में एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जाता है वो। फिर आता है जी हमारे पास 9 नंबर यूनिट, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। अगर आप इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो ये यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। मैं नेट की बात नहीं कर रहा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं भी देते हो, आप किसी भी फील्ड में जाते हो, इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो, तो भी ये यूनिट इम्पोर्टेंट रहती है। ये यूनिट इम्पोर्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में ये रहता है कि आज के टाइम पे इन्वायरमेंट एक इतना बड़ा इशू है, वो सब जगह इम्पैक्ट करता है। आपने कोरोना वायरस देखा इन्वायरमेंट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से, आदमी की लाइफ सफ़र हो रही है इन्वायरमेंट की वजह से, उसको मल्टीपल डिजीज़ हो रही हैं, उसके जीवन में स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो सारा पार्ट आता है इन्वायरमेंट का। तो इसमें बेसिकली यही चीज़ें वो एक एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी कैंडिडेट से, टीचर से, रिसर्चर से, कि उसको ना इन्वायरमेंट के प्रति भी कुछ उसका दायित्व बनता है, वो उस चीज़ों को समझे। तो उसमें पीपल डेवलपमेंट किस तरह से है, ये सारी चीज़ें मिला के पहला वो बोलता है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। फिर उसमें जो आपके गोल रहते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये जो गोल हैं 2 तरह के गोल थे। चलो वो जब ये यूनिट मैंने कराई है आप वहाँ जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज, वो मैंने आपको बताया कि ये जिस तरह से मान लो नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेंगी। फिर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ और नेचुरल रिसोर्सेज हैजार्ड्स, और आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया का है 1986 ये, और जो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जो जितना भी ये पोर्शन मैंने आपको टीच किया है ये यूपीएससी में भी आता है। और इसके लिए अगर आपको चाहिए तो नोट्स आप एक 12th क्लास के आते हैं, बायोलॉजी के लास्ट के पोर्शन में 4 चैप्टर आते हैं, उनसे आप इसको कर सकते हो। और वो मेरे पास पीडीएफ में पड़े होंगे, मैं उसमें डाल दूँगा, लिंक में डाल दूँगा। फिर उसके बाद आता है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। मान लो जो नेट जेआरएफ करके बच्चे जाएंगे वो हायर एजुकेशन सिस्टम में ही तो जाएंगे, तो वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है एटलीस्ट उन्हें आइडिया तो हो हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया का किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से उसमें क्या क्या आते हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूशन को आप हायर एजुकेशन में लोगे, किसको आप हायर एजुकेशन मानोगे, उसका इवोल्यूशन कब हुआ था, उसके ओरिएंटेशन क्या है, कन्वेंशन क्या है, प्रोफेशनल टीचिंग एंड स्किल्स बेस्ड एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। अब बात आती है हमारे पास ये कि ये तो हमने पूरा देख लिया सिलेबस। अब ये जो सिलेबस है आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपको पेपर फर्स्ट के जितने भी वीडियो चाहिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और दूसरा ये, कई बार मैं वीडियोस बनाता हूँ तो
फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ, इन पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं दूसरे वीडियो बनाने लग जाता हूँ। मान लो मेरे पास, मैं EPFO के भी बनाता हूँ, UPSC के कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के भी बनाता हूँ, कॉमर्स और अकाउंटेंसी के भी बनाता हूँ। तो मुझे जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ। कि अगर मुझे लगता है कि हाँ इस वीडियो पे अच्छे, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं मान लो मैं करता हूँ तो मुझे टाइम डिवोट करना पड़ता है। यही काम मैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए करता हूँ तो मुझे वहाँ 1 लाख रुपए से ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ मैं फ्री में करता हूँ। तो अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे।